आ जाओ बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप आ गए हैं दी कैल्सीफाई चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेटर्स के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे। पेज नंबर 107 पर जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसान तरीके से करेंगे। इस चैनल पर हम लोग मैथ और साइंस बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ते हैं। साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और जेई के लिए भी हम लोग फाउंडेशन कोर्स करते हैं यहाँ पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके पहले के जो फिगर आउट क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस आपने नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द quadrilateral obtained by joining two equilateral triangles with sides 4 cm। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को जोड़ करके। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं उनके साइड लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी देखिए कैनवा पे आ जाते हैं। आपके लिए यहाँ पे मैंने बहुत इजी वे में बना करके रखा है। देखो ये हो गया अपना एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इन दोनों को हमें मिला देना है। ये हमने मिला दिया तो क्या बन गया, अब ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी, ये एक बन गया क्वाड्रिलेटरल। ओके, और देखिए अभी इसका साइड लेंथ क्या हो गया इस क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी बी सी सारे 4 सेंटीमीटर हो गए ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इसके सारे साइड्स इक्वल थे ना ट्रायंगल के। ठीक है, तो सारे साइड जब इक्वल थे ट्रायंगल के तो ये सारा 4 सेंटीमीटर हो गया ना। ठीक है, तो देखिए आपको क्या लगता है ये क्या शेप बन रहा है, ये शेप बन रहा है रोम्बस ना। रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेलल कैसे हैं, देखिए एंगल देखेंगे अभी हम। क्या करना है हमें, हमें एंगल भी फाइंड करना है ना। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स। तो एंगल्स देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं ना उनके ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, ईच एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। जो ब्लू वाला ट्रायंगल है मैं उसका लिख रहा हूँ पहले। ओके, अब येलो वाला ट्रायंगल, इसके भी सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अब हम ए बी सी डी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है उसके एंगल्स फाइंड करेंगे। तो ए बी सी डी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू 60 प्लस 60 ना, 60 प्लस 60, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, इसी तरीके से एंगल बी फाइंड करेंगे। एंगल बी तो क्लियर है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री। एंगल सी, एंगल सी जैसे एंगल ए फाइंड किया वैसे ही 60 प्लस 60, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और एंगल डी, एंगल डी कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिया अपने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का। अब साइड्स, तो साइड्स भी आपको विजिबल ही है कि कितने हैं सारे, जैसे मैंने बताया 4 सेंटीमीटर। तो साइड्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये सारे किसके इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपको देख करके लग रहा होगा ये रोम्बस है। क्यों, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ना कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हो एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों कितने आ रहे हैं, 120। उसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों आ रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या हो गया, आपका रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। चलिए आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ काइट whose diagonals are of length 6 cm and 8 cm। हमें इसमें काइट बनाना है।
ठीक है, जिसके डायगोनल्स कितने कितने हैं, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसका मेथड ये रहेगा कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन स्केल से मेजर करके ले लेना है ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का पहले आपको क्या बना लेना है, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, और इसको नाम दे दो ए सी। क्यों, क्योंकि ये हम डायगोनल बना रहे हैं ना, डायगोनल है ना 8 सेंटीमीटर। अभी बनाएंगे 6 सेंटीमीटर वाला डायगोनल। ठीक है, तो इस लाइन पर कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, कोई सा भी पॉइंट कहीं भी आप ले सकते हो। ओके, और उस पॉइंट पर एसी लाइन के परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे स्केल का यूज करके, जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो। ओके, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, प्रोट्रैक्टर का यूज करना होगा आपको। ओके, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ रफली, आप लोगों को प्रोट्रैक्टर का यूज करना है। चलिए, अब ये जो लाइन मिल गया हमें, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे देते हैं हम, चलो P। ओके, और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पर पॉइंट P से ऊपर 3 सेंटीमीटर आपको मेजर करके कट कर लेना है, और वैसे ही पॉइंट P से बिलो यानी नीचे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नाम दे दो आप D और इसको दे दो B। ओके, अब क्या करिए आप AD, DC, CB एंड BA सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, मैं रफली कर रहा हूं, आप लोगों को स्केल से करना है। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दी, ये बन गया हमारा काइट, जिसका डायगोनल AC कितना है, कितना रखा था हमने डायगोनल AC, 8 सेंटीमीटर। इनिशियली हमने 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया था AC ना, और P से अबव हमने 3 सेंटीमीटर लिया एंड P से बिलो हमने 3 सेंटीमीटर लिया। तो ये जो डायगोनल बना BD जो बना वो कितना बन गया, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने ABCD एक काइट को ड्रॉ कर दिया। ओके, और देखिए इनिशियली मैंने कहा ना कि ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, ऑन AC लाइन पर कहीं भी ले सकते हो। वो क्यों, क्योंकि साइड लेंथ के बारे में कुछ नहीं कह रहा है ना, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा है कि AD या AB स्पेसिफिकली इतना सेंटीमीटर का होना चाहिए, कुछ नहीं कह रहा है। ओके, और एक और चीज, पॉइंट P पर जो मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, इसको मैंने परपेंडिकुलर क्यों लिया है, यहाँ पे 90 डिग्री पर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि काइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका ये जो डायगोनल्स है ना, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को जहां पे काटते हैं वहां पे 90 डिग्री बन रहा होता है। ओके, और एक और चीज, P से अबव हमने 3 सेंटीमीटर लिया और P के बिलो भी 3 सेंटीमीटर लिया, ये क्यों, इक्वल इक्वल क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक काइट की प्रॉपर्टी होती है कि इसका ये जो लंबा वाला जो डायगोनल होता है ना, जैसे AC, वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, BD को बाइसेक्ट करता है, इसलिए BD को हमने P से अबव 3 सेंटीमीटर लिया और P से बिलो भी 3 सेंटीमीटर लिया। ओके, अब जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो काइट का ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल आएगा। ओके, और ये जो लंबे वाले साइड्स हैं, ये दोनों भी लॉन्ग साइड्स इक्वल आते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे शो करेंगे, दिस टू आर इक्वल, BC इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू AB। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। ये ट्रेपीजियम्स दिए हुए हैं, दो ट्रेपीजियम दिए हुए हैं आपको, और इन दोनों में क्या करना है, रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट का फोटो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं, बहुत इजी है। देखिए इसमें भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ट्रेपीजियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंगल्स होते हैं ना, कौन से एंगल्स, ये और ये वाले एंगल्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, या फिर कहते हैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ना, सपोज कि इसको नाम हम दे देते हैं, इस ट्रेपीजियम को ABCD। तो ये जो लाइन AD है ना, ये AD लाइन CD और AB जो हैं, ये दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन ही होता है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो CD और AB यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ऐसे एरो दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है,
और पैरेलल लाइंस को जो मिला रही होती है ना, लाइन जो ज्वाइन कर रही होती है, जैसे यहाँ पे है AD एंड BC, AD और BC दोनों पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस को हम AD को और BC को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये सारा बेसिक हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ऐसे नहीं क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए करते हैं। ओके, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, सो डेट कि आपका बेसिक जो है वो पूरा अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए। ओके, तो AD और BC ट्रांसवर्सल है, और जो ट्रांसवर्सल है जो ज्वाइन कर रहा है दो पैरेलल साइड्स को, CD और AB को, ये ट्रांसवर्सल पर जो एंगल्स बन रहे होते हैं सेम साइड, ये दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्रीज। ओके, तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम बाकी के एंगल्स फाइंड कर लेंगे। ओके, तो एंगल A और एंगल D क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दोनों का सम क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है 135 डिग्री, तो यहां से हम एंगल D का वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, और एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्रीज। ओके, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्रीज। ओके, एंगल डी का वैल्यू हो गया 45 डिग्रीज। चलिए अब एंगल सी, वैसे ही यहाँ पे भी देखो BC क्या है, BC भी इन दो पैरेलल साइड्स को मिला रहा है ना, इन दो पैरेलल साइड्स को मिला रहा है, तो BC क्या है, BC भी हो गया अपना क्या, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं ना, सेम साइड के एंगल्स, उनका सम होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जस्ट लाइक एंगल ए और एंगल डी का हमने किया वैसे ही करेंगे सेम। तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया 180 डिग्रीज। एंगल बी दिया हुआ है 105 डिग्री, तो एंगल सी यहां से हम इजिली फाइंड कर लेंगे। ओके, और एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 105 करेंगे तो क्या आएगा 75 डिग्री। ओके, चलिए आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर यहाँ पे है, इसमें भी बाकी के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये शेप क्या चीज है, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये भी ट्रेपीजियम है। कैसे पता चलता है ट्रेपीजियम है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, जिन साइड्स पर एरो दिए हुए हैं, जिन दो साइड्स पर एरो दिए हुए हैं ना, ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, ये पैरेलल का ही सिंबल है, दोनों पर एरो दिए हुए हैं यानी दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम हो गया। और एक और चीज आप देख रहे हो कि ये डैश दोनों पर दिया हुआ है अपोजिट साइड्स पर, इसका मतलब कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, तो चलिए इसका भी पहले नाम दे देते हैं हम, ABCD। ठीक है, नाम दे दिया। अब क्या करना, हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए ये ट्रेपीजियम कैसा है, ये एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसके नॉन पैरेलल जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, AD और BC ये कौन से साइड्स हैं, नॉन पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल नहीं है, AD एंड BC ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं और ये इक्वल है। तो इस ट्रेपीजियम को पहले हम बोलते क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, सो दिस ट्रेपीजियम इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ये और ये। ठीक है, BC का अपोजिट हो गया एंगल A और साइड AD का अपोजिट हो गया एंगल B, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। ओके, एट द सेम टाइम ऊपर भी तो एक आपको दिख रहा होगा अपोजिट एंगल्स, BC का अपोजिट है एंगल D एंड AD का अपोजिट एंगल C, ये दोनों भी जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों ग्रीन वाले आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों येलो वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल। ठीक है,
नॉन पैरेलल साइड्स जो इक्वल हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, तो BC का अपोजिट एंगल हो गया एंगल A और AD का अपोजिट हो गया एंगल B। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, उसी तरीके से ऊपर भी एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। तो हमें क्या रिलेशन मिला है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, तो चलिए एंगल C कितना हो गया 100 डिग्री। उसी तरीके से एंगल A और एंगल B फाइंड करना है हमें। अभी यहाँ पे हम जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज किया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला, तो AB एंड CD पैरेलल है ना, तो AD क्या हो गया, AD एक ट्रांसवर्सल हुआ, तो कौन से दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो गए, एंगल A एंड एंगल D। एंगल A एंड एंगल D सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्यों, क्योंकि AD दो पैरेलल साइड्स को मिला रहा है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इनको मिला रहा है कौन, AD और BC भी। तो कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, एंगल A एंड एंगल D। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्रीज। ओके, तो एंगल D हमें पता है, तो एंगल A हम फाइंड कर लेंगे यहां से। ओके, एंगल A प्लस एंगल D का वैल्यू क्या है 100 डिग्री ना, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 100, किसके इक्वल आएगा ये 80 डिग्रीज। और यही एंगल B का भी वैल्यू है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और मैं उसको रिप्लाई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है, शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। इन सबको शो करते हुए हमें एक वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करनी है और उसके बेस पर हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये 3 क्वेश्चंस जो दिए हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ना पैरेललोग्राम, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर सबके डायग्राम को पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं कि सब में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए अपना स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, फिर ये आपका काइट हो गया, फिर ये पैरेललोग्राम हो गया और ये हो गया रेक्टेंगल। तो देखिए सबसे पहले काइट का देखते हैं। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, यानी पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये और ये इक्वल हो गया, इसी तरीके से ये और साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। देखिए जिस पे मैं सिंगल डैश दे रहा हूँ ना वो दोनों आपस में इक्वल हो गए और डबल डैश वाले आपस में इक्वल हो गए। इस तरीके से ही हम शो करते हैं, सिंगल डैश वाले आपस में इक्वल है और डबल डैश वाले आपस में इक्वल है। ओके, यानी कि एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होंगे एटलीस्ट दो, एक पेयर ऑफ साइड्स, तो वो हो जाएगा काइट। ठीक है, तो अपना देखिए रोम्बस, अब रोम्बस में देखते हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि एडजेसेंट साइड्स ये और साइड दोनों इक्वल है ना, और ये दोनों भी साइड्स इक्वल है, तो रोम्बस एक काइट भी हो गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइट, ये के लिख देता हूँ क्योंकि ये काइट भी इसको हम कह सकते हैं। उसी तरीके से चलिए स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इसी तरीके से ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर भी अपना एक काइट हो गया, यहाँ भी के लिख देते हैं। ओके, इस तरीके से अभी रेक्टेंगल में देखते हैं, तो रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स खाली इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड्स, तो रेक्टेंगल अपना काइट नहीं हुआ। ठीक है, पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे वो सारे पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अभी रोम्बस स्टार्ट करते हैं। रोम्बस में देखते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। यस बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रोम्बस में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए क्योंकि इसके तो सारे साइड्स इक्वल है,
तो सब पर मैं डबल डैश दे दिया कि सारे साइड इक्वल है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो रोम्बस भी अपना एक पैरेललोग्राम हो गया। यहां मैंने पी लिख दिया। ओके, चलिए अभी स्क्वायर में देखते हैं। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसके भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में भी आ गया, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो यहां भी हमने पी लिख दिया। ठीक है, ये काइड भी है और पैरेललोग्राम भी है, के भी है और पी भी है। ओके, अब इसी तरीके से रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो अपना रेक्टेंगल भी क्या हो गया? एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल के पास भी हमने पी लिख दिया। लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि काइट के खाली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है काइट में। ओके, चलिए अभी एक और चीज, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड all angles are 90 degree, all angles are 90 degree, opposite sides are equal। चलिए तो इसको कंपेयर करते हैं अब स्क्वायर से। स्क्वायर में देखिए आप, स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, और एंगल क्या 90 डिग्री है? यस, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारे साइड्स इक्वल हो। ठीक है, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ आर भी लिख देते हैं। ओके, चलिए अभी हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया अपना सेट ऑफ काइट्स, यानी कि रेड से जो शो किया हमने, इसके अंदर ये जो भी है रेड वाला, इसके अंदर सारे काइट्स हैं। ठीक है, ये ब्लू से ड्रॉ किया हमने सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, इसके अंदर जितने भी ब्लू वाले हैं सारे पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, अभी एक और ड्रॉ किया इसके अंदर हमने, वो है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, और ये बीच में जो है वो सेट ऑफ स्क्वायर्स, और ये जो है वो है सेट ऑफ रोम्बसेस। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे समझा है उसी चीज को यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ऐसे क्यों हमने ड्रॉ किया? कुछ को कॉमन ले लिया है, इसके अंदर घुसा दिया है। क्यों किया ऐसे हमने? रीजन ये है कि देखिए पैरेललोग्राम्स कौन कौन से हैं? स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम पी, रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल भी है। तो पैरेललोग्राम के अंदर, ये सेट ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर ये सारे रेक्टेंगल भी आ रहे हैं, स्क्वायर्स भी आ रहे हैं और रोम्बस भी आ रहे हैं। इसी तरीके से काइट्स, काइट्स के अंदर कौन कौन आ रहा है? काइट कौन कौन सा था? काइट आपका रोम्बस था और स्क्वायर था बस। तो काइट के अंदर हमने रोम्बस को ले लिया और स्क्वायर को ले लिया। देखिए काइट के अंदर ये कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया जो है ये स्क्वायर का हो गया और ये वाला जो एरिया है ये रोम्बस का हो गया। अभी जो स्क्वायर है और रोम्बस जो है वो सब ना पैरेललोग्राम भी है, पी भी है, तो वो पी और के, सेट ऑफ काइट्स और सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। आप देख लीजिए स्क्वायर, देखिए मैं चूज कर लेता हूं कोई अलग कलर, लेट मी चूज या, देखिए ये बीच में जो है आपका ये वाला पोर्शन, ये आप देख सकते हो कि ये पैरेललोग्राम में भी है, पैरेललोग्राम में भी है और काइट में, दोनों में कॉमन आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है। इसी तरीके से स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है। तो बीच में जो छोटा सा हमने ये वाला ड्रॉ किया है ओवल शेप, वो सेट ऑफ रेक्टेंगल्स का, यानी देख सकते हो आप ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर का जो पोर्शन है ये छोटा सा बीच में, ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है। ओके, तो सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ इन काइट एंड अ पैरेललोग्राम? कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट में भी है और पैरेललोग्राम में है, पैरेललोग्राम में भी? तो अब आप देख सकते हो कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट में भी आ रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन जो है वो
ऐसा क्वाड्रिलेटरल का है जो काइट में भी है और पैरेललोग्राम में भी है। तो वो कौन से हैं? ये या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है। तो बस फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? रोम्बस एंड स्क्वायर आर बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड रेक्टेंगल? क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है? तो आप देखिए वेन डायग्राम में कि कोई ऐसा पोर्शन है जो काइट में भी आ रहा हो, रेक्टेंगल में भी आ रहा हो। यस, ये बीच वाला है। अगेन सेट ऑफ स्क्वायर्स, है ना। लेट मी चूज अनदर कलर। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना बीच में छोटा सा, ये पोर्शन जो है आप देख सकते हो कि स्क्वायर में भी आ रहा है और सॉरी, ये काइट में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन तो यही था ना, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो काइट में भी आ रहा हो और रेक्टेंगल में भी आ रहा हो। तो यस, मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यस, अब आप देखो ये वाला जो पोर्शन है बीच में, ये वाला, ये आपका काइट में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का। यस, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, इज एवरी काइट अ रोम्बस? क्या सारा काइट रोम्बस है? आप देख सकते हो सारा काइट कहाँ रोम्बस है। कुछ मेजर पार्ट जो है काइट का वो इधर है रोम्बस में, और काइट में कौन सा है पोर्शन? बस ये वाला। ठीक है, सारे रोम्बस को हम काइट थोड़ी बोल सकते हैं। इस रोम्बस को हम काइट बोल रहे हैं, लेकिन सारा रोम्बस काइट के सॉरी सारे काइट को हम रोम्बस कैसे बोल सकते हैं? ये क्या ये काइट रोम्बस है? नहीं है। ये वाला काइट जो है वो रोम्बस नहीं है, इसलिए एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। और रिलेशनशिप क्या है काइट और रोम्बस में? तो वो देखिए मैंने यहाँ लिखा है एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। द करेक्ट रिलेशनशिप इज दैट एवरी रोम्बस इज अ काइट। सारे रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं। ये रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि काइट के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन क्या सारे काइट को रोम्बस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे काइट है, इसके क्या अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है? ये दोनों क्या इक्वल और पैरेलल है? नहीं है। तो सारे काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो से फायदा हो रहा है, अगर चैनल काम का लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ पेयर एंड रॉड्स, एक्चुअली ये PAIR है और ये RODS है, are two rectangles, find angle IOD। P P A I R ये एक आपका रेक्टेंगल हो गया, और रॉड्स यानी कि RODS, दो रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं। इन दोनों रेक्टेंगल्स में एक एंगल दे रहा है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एंगल, ये 30 डिग्री एक आपको हिंट दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एंगल IOD, यानी कि लेट मी चूज अनदर कलर। यस, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा सॉल्यूशन। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? आर आर आई ओ, RIO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स तो 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो इट्स ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि ट्रायंगल ROI एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन में पहले फर्स्ट लाइन लिखेंगे, इट इज ऑब्वियस दैट triangle RIO is a right angle triangle। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो अपना पता चल गया कि एंगल आई जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल आर यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो इन
triangle ROI, in triangle ROI, sum of interior angles is equal to 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है इक्वल। तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल हमें नहीं पता है, तो इस एंगल का हम नाम दे देते हैं सपोज x। ठीक है, डायग्राम में हमने लिख दिया x। सो x प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री ना। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x प्लस 90 प्लस 30 120 होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 माइनस 120 डिग्री, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्रीज। यानी कि अपना x जो है वो 60 डिग्री है, x जो है वो 60 डिग्री है। कितना है ये 60 डिग्री। मैं ना इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, या ये आपका आ गया 60 डिग्री। x किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। अब देखो RODS अपना एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो 90 ये एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा, और इस एंगल का एक पार्ट जो है ये 60 डिग्री है, तो बाकी का क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन लिख देंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल RODS। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है। चलिए, तो अभी एंगल O किसके इक्वल है, एंगल X प्लस एंगल IOD जो हमें फाइंड करना है। एंगल IOD हमें फाइंड करना है ना। मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ पहले। चलिए देखिए, एंगल O कौन सा है, ये वाला एंगल है ना, 90 डिग्री है जो, ओके। और ये हमने फाइंड किया अभी एंगल X, ये किसके इक्वल आया 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है रेस्ट ऑफ द एंगल, 90 माइनस 60 कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना, 90 माइनस कर देंगे तो ये हमें फाइंड कर लेंगे हम, ओके। और ये कौन सा एंगल है, यही तो हमें फाइंड करना था IOD, एंगल IOD हमें फाइंड करना है, ओके। चलिए अभी फाइंड करेंगे। एंगल O, एंगल O यानी कि एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर एंगल O को हम लिख सकते हैं x जो हमारा 60 डिग्री आया है प्लस एंगल IOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और IOD क्या हो जाएगा, एंगल IOD इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका हो गया आंसर, ओके। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार और से क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, हमने पहले क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल RIO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ऑब्वियस है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ओके, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया कि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा भी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो थर्ड हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे x, जिसको हमने अज्यूम कर लिया था, x हमने फाइंड कर लिया। अभी x फाइंड कर लिया, हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल IOD फाइंड करना है। एंगल IOD प्लस x जो हमने फाइंड किया 60 डिग्री, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, अगेन एंगल O, और एंगल O किसके इक्वल है 90 डिग्री, क्योंकि
RODS अपना क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री की इक्वल है। तो हमने क्या लिखा, एंगल X प्लस एंगल IOD, एंगल X जो कि 60 डिग्री आया है प्लस एंगल IOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से हमने एंगल IOD फाइंड कर लिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ diagonal of 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर। यानी कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और हमें प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना है। ओके, तो चलिए बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो यूजिंग स्केल का यूज करके हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डायगोनल एक्चुअली हम ड्रॉ कर रहे हैं। स्केल का यूज करके हम इसको 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल जो है वो पहले ड्रॉ कर दिया और इसका हम नाम दे देते हैं AC। ओके, अब इसका मिड पॉइंट लोकेट करेंगे। 6 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे हम एक डॉट लगा देंगे पहले, है ना, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं क्या, O, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हम यूज करेंगे किस चीज का, कॉम्पास का। हमें प्रोट्रैक्टर नहीं यूज करनी है ना, लेकिन हम लोग कॉम्पास का यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पास का यूज करके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्पास को स्केल पर रख करके हम मेजर करेंगे मोर देन 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या आया है, हाफ ऑफ द डायगोनल क्या आया है, 3 सेंटीमीटर ना, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, सपोज करो हमने 4 सेंटीमीटर कॉम्पास को हमने सेट कर लिया पेंसिल लगा करके, और पॉइंट ए पर रख करके उसको एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। चलो ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यही क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। इसी पॉइंट पर पॉइंट ए पर रख करके एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपास को हमने 4 सेंटीमीटर पर सेट किया है। ओके, अब यही काम हम पॉइंट सी से भी करेंगे। पॉइंट सी पर कंपास का नीडल को रखेंगे और पेंसिल को इधर ला करके हम कंपास को इधर हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से नीचे भी करेंगे, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो आर्क का इंटरसेक्शन है ना, उन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उन दो पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ये मिला दिया। अब क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो AC है उस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो अभी स्टेप हमने किया ना कॉम्पास का यूज करके, वो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो वर्टिकल लाइन बन रही है ना, इस पे हम पॉइंट O से ऊपर लेंगे 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर पर एक हम निशान लगा लेंगे, एक पॉइंट दे देंगे, और नीचे भी 3 सेंटीमीटर पर मार्क कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया आपका D, और जो नीचे मार्क किया है वो सपोज करो हो गया B, ठीक है। यानी BD क्या हो गया, अनदर डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। स्क्वायर का दूसरा डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी, ऊपर 3 सेंटीमीटर और नीचे 3 सेंटीमीटर, यानी कि BD की लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का दूसरा डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, AB, BC, CD एंड DA। ABCD हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर बन गया। और बीच में ये जो डायगोनल्स के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। CASE case is a square. The points U, V, W, X are the midpoints of the sides of the square. What type of quadrilateral is UVWX? Find this by using geometric reason as well as by construction and measurement. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 7 में दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन 7 के। पहला पार्ट तो ये पढ़ लिया हमने, और उसके बाद सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस of the inner square lie on the sides of the outer square as shown in figure.
बी, तो उसको बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कर रहा है, उसको इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। CASE ये आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, और CASE के जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है UVWX एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब हुआ कि जिसके 4 साइड्स हो, ठीक है, 4 साइड्स का एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। अब कह रहा है ना कि ये क्वाड्रिलेटर क्या है, इसको पहचानिए। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX? UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसको बताना है आपको। कैसे बताना है? यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजन और कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। ज्योमेट्रिक रीजन का पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक रीजन में होता है कि आपको साइड्स वगैरह डायगोनल को देख करके बताना है कि ये क्या चीज है, UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। देखिए तो पहले ज्योमेट्रिक रीजनिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल UVWX बन रहा है उसके वर्टिसेस को मिला करके हम इसके डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, ओके। UVWX क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो गया, UW और VX। VX किसके इक्वल है? CA के इक्वल है, यानी कि ये जो स्क्वायर है बाहर वाला इस साइड के इक्वल है VX। और UW किसके इक्वल है? UW इस साइड के इक्वल है। और CASE तो एक स्क्वायर है, यानी कि दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि UW और VX दोनों इक्वल हो गए ना, इक्वल डायगोनल्स हो गए। तो इक्वल डायगोनल्स किस क्वाड्रिलेटरल का होता है? या तो वो स्क्वायर का होता है या फिर रेक्टेंगल का होता है। तो वही देखिए मैंने लिखा है, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल UVWX आर इक्वल, सो इट इज ईदर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि UVWX क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये क्लियर नहीं हुआ। तो इसको क्लियर करने के लिए एक और तरीका है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर के, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि UW और VX के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्क्वायर है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर के दो साइड्स है ना, और अपोजिट साइड्स उनके मिड पॉइंट को जैसे हमने मिलाया है VX, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये सारे 90 डिग्री होती हैं स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि UW और VX जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्लियर हो गया कि UVWX जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर ही है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। But here diagonals bisect perpendicularly, so it is clear that quadrilateral UVWX is a square. अब क्या करना है, अभी इसको कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट से भी हमें बताना है कि UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, इसमें क्या करेंगे, अगेन इसमें हम जैसा कि आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट, यानी हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो स्क्वायर है CASE वो ड्रॉ कर लेते हैं, और कितना कितना सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सपोज 6 सेंटीमीटर। CA जो है वो हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे ना, यानी कि सब हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट को लोकेट करेंगे, सारे मिड पॉइंट को लोकेट करेंगे, ओके। मिड पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया, CA का U हो गया, और CE का V हो गया, फिर W और फिर X। अब क्या करेंगे, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है, यही करना है ना, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब क्या करेंगे हम कि इन सारे साइड्स को मेजर करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट करना है हमें, कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, अब मेजरमेंट करेंगे।
इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको मेजर करेंगे। जब आप इसको यूजिंग स्केल मेजर करोगे ना तो ये सारे साइड्स इक्वल आएंगे। आप करके देखना, ये समथिंग अराउंड 4.2 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा सारा, ठीक है। यानी 4 सेंटीमीटर के अराउंड ये सारा आपका साइड आने वाला है। तो ये क्लियर हो गया कि जो हमने अंदर में ड्रॉ किया मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सी ए एस ई हमारा स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया तो ये क्लियर हो गया कि सी जो एक स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट्स को, उसके साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है UVWX, वो क्या है, वो एक स्क्वायर है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 का है वो कह रहा है फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द इनर स्क्वायर lie on the sides of the outer square as shown in the figure। तो चलिए पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर। दूसरा कोई मेथड आप बताओ, जैसा कि हमने पहले अभी ड्रॉ किया ना स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर, उसमें क्या किया हमने, एक स्क्वायर ड्रॉ किया और उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे कोई दूसरा मेथड, दूसरे वे से हमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर विद इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, चलिए सपोज करो कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD और उसके अंदर हमें दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो ए से सपोज करो AB 6 सेंटीमीटर का है, AB जो है वो यानी कि सारे साइड्स जो है ABCD स्क्वायर के वो 6 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। अब A से हम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये P है। उसी तरीके से B जो वर्टेक्स है उससे भी 2 सेंटीमीटर हम स्केल से मेजर करके डिस्टेंस पर हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। उसी तरीके से C से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं R, और सेम पॉइंट D से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम एक चौथा पॉइंट ले लेते हैं S। अब PQRS को आप मिला दीजिए, PQRS को मिला दीजिए तो क्या बनेगा, PQRS को मिलाने से बनेगा एक स्क्वायर PQRS। ऑल 4 पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये स्क्वायर विद इन स्क्वायर बना है, ठीक है। अब आप इसको मेजर करके देख लो स्केल से, ये स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड है। इसमें हमने क्या किया, हमने पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ABCD और फिर इसके पॉइंट A से यानी कि वर्टेक्स A से सेम डिस्टेंस पर, ये भी आपका 2 है, लेट मी चूज अनदर कलर, देखिए ये भी आपका 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, यानी सेम डिस्टेंस पर हमें पॉइंट लेने हैं और उनको ज्वाइन कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, PQRS एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि स्क्वायर है। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक सपोर्ट कर दो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में ऐसा, और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाना, आप लोग को अच्छे से समझाना, प्रेजेंटेशन बनाना, तो प्लीज हमें सपोर्ट करो। बस एक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ quadrilateral has 4 equal sides and one angle of 90 degree will it be a square। एक quadrilateral है जिसके चारों साइड्स जो है वो इक्वल है और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो क्या ये स्क्वायर होगा, ये हमें बताना है यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। ज्योमेट्रिक रीजनिंग मतलब हुआ ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग यूज करना है। ओके, तो चलिए इसके लिए देखिए, पहले एक क्वाड्रिलेटर जिसके चारों साइड इक्वल है वो क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रिलेटर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस या तो स्क्वायर। रोम्बस तो ऑब्वियस है कि ये है ही, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन अभी बोल रहा है ना कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक एंगल हम इसका 90 डिग्री हमें बनाना पड़ेगा। एक एंगल हम इसका बना लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने बना लिया ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका एंगल A जो है वो 90 डिग्री हमने बना लिया। अभी हमें बताना है कि ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है क्या वो स्क्वायर है।
तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्वायर के ऑल चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ उसके सारे एंगल्स जो है ना, वो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं। ऑल फोर साइड्स इक्वल, चारों साइड इक्वल है, यानी ये तो पक्का हो गया कि ये रोम्बस है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ये दिया हुआ है 90 डिग्री, गिवन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, वो लिख देंगे। और फिर लिखेंगे ये रोम्बस है इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस इक्वल होते हैं। तो एंगल सी भी क्या हो गया, एंगल ए के इक्वल यानी 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब बाकी एंगल्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी अपोजिट एंगल है, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल बी और एंगल डी का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये चीज हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये होता है 360 डिग्री के इक्वल। एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, और एंगल बी और एंगल डी दोनों जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए हमने लिख दिया 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी 90, और एंगल डी की जगह पर हम लिख देते हैं एंगल बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब इसको सम करते हैं। एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल बी प्लस 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 360, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी 360 माइनस 180, 360 माइनस 180 हो जाएगा 180। ओके, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी आ रहा है 180, तो एंगल बी हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी, यानी कि आपने देखा कि सारे एंगल 90 डिग्री आ गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल है 90 डिग्री। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री है वो क्या होता है, वो ऑब्वियस है कि वो स्क्वायर होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट का यूज करके बताना है कि ये स्क्वायर हो रहा है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे और फिर मेजर करके देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। चलिए, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन आप स्केल का यूज करके ड्रॉ कर लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रॉ किया और उसका नाम दे दिया मैंने ए बी। अब ए पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट आप रखोगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाओगे। ठीक है, एक 90 डिग्री मैंने बना दिया। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री हो गया। अब ये जो वर्टिकल लाइन आई है परपेंडिकुलर, इस पर आप कॉम्पास का यूज करके कॉम्पास के निडल पॉइंट को यानी टिप को पॉइंट ए पर रख करके 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करोगे। चलिए सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी, पॉइंट डी। ठीक है, तो ए डी की लेंथ क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करेंगे, पॉइंट बी पर हम कॉम्पास का निडल रखेंगे और यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का ऊपर में आर्क कट करेंगे इस तरीके से, और यही काम करेंगे पॉइंट डी पर भी हम कॉम्पास का निडल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क इस तरीके से कट कर देंगे। ओके,
अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका नाम दे देंगे सी। सी और डी को मिला देंगे, बी और सी को मिला देंगे। ओके, तो बी सी कितना हमने आर कट किया था 5 सेंटीमीटर हुआ, सी डी भी हमारा 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये मैं रफली कर रहा हूँ इसलिए आपको स्क्वायर टाइप का नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मेजर करके करोगे तो ये एग्जैक्ट बनेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया और एक एंगल उसका 90 डिग्री है, तो एक एंगल हमने एंगल ए को 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया, अब इसको मेजर करेंगे कि क्या है, ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, चारों साइड तो इक्वल हो गए, चारों एंगल भी होने चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो अब प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट को हम बी पर रखेंगे और देखेंगे कि ये वाला एंगल यानी कि एंगल बी 90 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो प्रोट्रैक्टर को आप रखिए, ये 90 डिग्री आ रहा है। ओके, इसी तरीके से पॉइंट सी पर रखेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री आएगा, प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से पॉइंट डी पर रखेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हैं और एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है तो वो एक स्क्वायर होगा, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। क्वाड्रिलेटरल वो किस तरह का होगा जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसके लिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, सिंगल डंडा वाला आपस में इक्वल है और दो डंडा वाला आपस में इक्वल है। ठीक है, एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, ऐसे ट्रायंगल्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, एकदम साइज में इक्वल हो। ठीक है, चलिए, तो हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है, तो हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, बी और डी को मिला देते हैं। बी और डी को मिलाते हुए हमने एक डायगोनल बना लिया। ठीक है, अब डायगोनल ड्रॉ किया तो दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ए डी बी और सी बी डी, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ओके, AD is equal to CB given, PA is equal to DC, ये भी गिवन है। ठीक है, BA लिखें या AB लिखें, AB is equal to CD भी लिख सकते हो आप। ओके, इन दोनों साइड की बात हो रही है, ये दोनों इक्वल हैं आपस में, अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ है ना। तीसरा साइड दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है, ये बीच वाला, BD is equal to DB कॉमन। ठीक है, मैं BD बोलूं या DB बोलूं, दोनों तो एक ही साइड है, कॉमन साइड। ठीक है, तो तीन साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एस रूल, साइड 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 रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ए डी बी, दो डंडा मारकर एक मूछ बना दो, इस कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सी बी डी, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। चलिए, अभी ट्रायंगल्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों के ये वाले एंगल ए डी बी में डी मिड है ना, और सी बी डी में बी मिड है, यानी कि डी एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बी के पास, इस ट्रायंगल का। ठीक है, यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और ये हो गए सीपीसीटी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब हमने प्रूफ कर दिया तो उन दोनों के एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए, अब ये दो जो एंगल इक्वल हो गए, तो जो साइड बीडी है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम करेगा ना, ट्रांसवर्सल।
ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल का जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल एडीबी और सीबीडी ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका मतलब कि ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है। ओके, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हो गए। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। इक्वल तो थे ही, पैरेलल भी हो गए, तो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360? Find the answer using geometric reasoning or constructing and measurement. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक रीजनिंग से पहले हम पता करेंगे कि क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंटीरियर एंगल का भी सम 360 होता है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले बी और डी पॉइंट को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, अभी हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ए बी डी और बी सी डी, दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। एंगल का नाम दे देंगे, इसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। ओके, चलिए अभी आपको पता होगा कि इन एनी ट्रायंगल इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसका नाम देते हैं हम इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। ना अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्रीज। अब हम ग्रुपिंग करेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे? एंगल 2 और एंगल 5 को एक साथ ऐड करेंगे और 3 और 4 को एक साथ ऐड करेंगे। ओके, चलिए एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल ए लिख दिया 1 की जगह पर। एंगल 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एंगल डी बनेगा। एंगल 3 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल बी बनेगा। और एंगल 6 किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। ये किसके इक्वल हो गया? 180 प्लस 180 360 डिग्री। यही तो हमें यही तो हमें चेक करना था कि क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री है। ओके, तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक रीजनिंग। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी हमने यूज की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और उससे हमने देखा कि इसके एंगल का सम 360 डिग्री है। अभी ये कंस्ट्रक्टिंग एंड मेजरिंग, तो इसमें आप क्या करोगे? ये जो भी ये बना हुआ है शेप, इसके एंगल्स को प्रोट्रैक्टर का यूज करके हर एक पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को रख करके ये एंगल मेजर करोगे, फिर पॉइंट ए पर, फिर पॉइंट डी पर, फिर पॉइंट सी पर। चारों पॉइंट्स पर आप प्रोट्रैक्टर का के हेल्प से सारे एंगल्स को मेजर कर लो और ऐड करके देखो 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें चेक करना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other must be a square। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो मस्ट बी स्क्वायर। क्या स्क्वायर होगा? नहीं, ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर होने के लिए इन दोनों के बीच, डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर होगा, ये तो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। नेक्स्ट,
A quadrilateral having 3 right angles must be a rectangle. 3 right angles, चलिए तो ये ट्रू हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको जस्टिफाई करते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 3 एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल्स हैं, तो वो रेक्टेंगल होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, अगर चलो सपोज करो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल होता है 360 डिग्री। कह रहा है कि 3 एंगल राइट एंगल है, तो चलिए 90 डिग्री A को मैंने मान लिया, B को भी मान लिया, C को भी मान लिया, D हमें नहीं पता है। C को भी मान लिया हमने 90 डिग्री, D हमें नहीं पता है, D को लिख देते हैं एंगल D एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आप सॉल्व करो, एंगल D आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि चौथा एंगल जिसके बारे में नहीं करा है वो भी 90 डिग्री है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हैं वो क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी है ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ट्रू। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये मस्ट कह रहा है। चेक करते हैं बाइसेक्ट करते हैं कौन कौन से डायगोनल्स, किसके डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तीनों तो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये भी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया ट्रू। तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो ट्रू हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, a quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus। ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायगोनल्स जो होते हैं ना वो रोम्बस के ही नहीं होते हैं, ये काइट के भी होते हैं। ठीक है, काइट के भी डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर मैंने क्यों नहीं कहा, स्क्वायर के भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रोम्बस ही तो है। ऑल फोर साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, तो स्क्वायर तो रोम्बस ही है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus। डायगोनल्स परपेंडिकुलर रोम्बस के भी होते हैं, साथ ही साथ काइट के भी होते हैं। काइट के भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर ही होते हैं बच्चों, ये देखो, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, ट्रू। ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और उसी वजह से अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसी वजह से अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं मस्ट बी अ रेक्टेंगल, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों में ही ये होता है कि चारों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, रेक्टेंगल ही तो है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर पैरेललोग्राम्स। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन से होते हैं, आइसोसेलेस मींस वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम है तो वन पेयर ऑफ साइड्स इसके पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए, और नॉन पैरेलल साइड ये जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए तो जो भी अपोजिट साइड्स हैं वो सारे पैरेलल होने चाहिए, लेकिन इसमें आइसोसेलेस में वन पेयर ऑफ साइड ही पैरेलल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है तो चैनल अगर कुछ भी काम का लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।